हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। तो अपनी पिछली संडे को जो चर्चा हुई थी वो फंडामेंटल फिजिक्स पर हुई थी, यानी आधारभूत विज्ञान से संबंधित। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो प्रकाश से संबंधित रहेगा। इसकी कुछ शब्दावलियों के बारे में चर्चा करेंगे। इन शब्दावलियों के बारे में परिचय करते हुए आगे हम क्लास को बढ़ाएंगे। फिर इसके बाद दोस्तों परावर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, पूर्णांतरिक परावर्तन, इस प्रकार से प्रकाश को कई पार्टों में कवर करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर भी अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर रहेगा वो क्या रहेगा? टॉपिक प्रकाश, इसको अपन बोलते हैं लाइट। तो इसको जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। तो इसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ कि प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा का ही रूप है और ये क्या करता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है। या मैं ये बोल सकता हूँ कि इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये दोस्तों इसके बारे में क्या बोल सकते हैं हम, ये अयांतरिक तरंग है। तो इसके लिए हमने क्या जाना कि प्रकाश क्या है? एक अयांतरिक तरंग है। और यदि हम प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत के बारे में जानकारी देना चाहें तो क्या बोल सकते हैं कि प्राकृतिक स्रोत क्या है प्रकाश का? तो वो सूर्य ही है। तो इसके बारे में जो मैंने कुछ बोला है आपको, उसको हमें लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रकाश क्या है? पहला पॉइंट मैंने बोला, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा का रूप है। और दूसरा पॉइंट बोला मैंने, प्रकाश क्या करता है? ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर क्या करता है? ये गमन करता है। और इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अतः यह एक क्या है? अयांतरिक तरंग पूछी जाए तो कैसी तरंग है? ये अयांतरिक तरंग है, क्योंकि किस प्रकार से व्यवहार करता है? ये अयांतरिक तरंगों की भांति व्यवहार करता है। और अगला पॉइंट मैंने क्या बोला था कि प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत क्या है? प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत की बात की जाए, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो इसका आंसर याद रखेंगे, सूर्य है। अब देखिए हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, कैसे पूछे जाते हैं। प्रकाश क्या है? पहला तो यही क्वेश्चन बनता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी ऊर्जा का ही रूप है। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रकाश किस तरंगों की सहायता से गमन करता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की सहायता से। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश अयांतरिक तरंग है, ना कि यांत्रिक। तो दोस्तों इसको भी याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन हो गया। और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत सूर्य है। तो दोस्तों मैंने बताया ऐसे क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई बड़े भरकम क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और हम उन्हीं क्वेश्चनों में उलझे रहते हैं। यदि हमें याद नहीं रहता है तो हम क्वेश्चनों को नहीं कर सकते हैं। अब बार बार दोस्तों तरंग शब्द आ रहा है तो तरंगे के बारे में भी हम जान लें। तो मैंने क्या बताया, तरंगें।
तो दोस्तों तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। पहली तरंग को हम बोलते हैं यांत्रिक तरंग और दूसरी प्रकार को अयांत्रिक तरंग। अब इसके बारे में भी जान लें हम कि ये यांत्रिक तरंग क्या होती है और अयांत्रिक तरंग क्या होती है। तो इसके लिए मैं शॉर्ट में ही लिखूँगा यांत्रिक तरंग, जिसको चलने के लिए क्या हो, किसी माध्यम की आवश्यकता हो तो उसको यांत्रिक तरंग, यानी जिसको गमन करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, माध्यम की, तो वो कौन सी तरंग हो जाएगी, यांत्रिक तरंग हो जाएगी। और जिसको संचरण करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, यानी इसके गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं, तो वो कौन सी तरंग, अयांत्रिक तरंग। जैसे प्रकाश क्या है, एक अयांत्रिक तरंग है। जब दोस्तों अपन तरंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कौन सी यांत्रिक तरंगों के खूब सारे हम एग्जाम्पल लिखने वाले हैं और अयांत्रिक तरंगों के खूब सारे एग्जाम्पल लिखेंगे। बस अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझिए कि प्रकाश कैसी तरंग है। तो प्रकाश एक अयांत्रिक तरंग है। अब थोड़ा दोस्तों हम तरंग दैर्ध्य के बारे में भी जान लें और आवृत्ति के बारे में भी जान लें। फिर इसके बाद प्रकाश की चाल किस में कितनी होती है और किस में अधिक होती है, इन सभी के बारे में दोस्तों आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। आज की क्लास तो दोस्तों बहुत ही बेसिक क्लास है। यदि आपको क्लास है दोस्तों अच्छी लग रही हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, जिससे वो भी इन क्लासों से जुड़ें और इन सभी क्लासों का आनंद ले सकें। मैं आपको दोस्तों समय समय पर परिचय कराता रहता हूं कि हमसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम तरंग दैर्ध्य के बारे में जानेंगे। तरंग दैर्ध्य, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। जैसे दोस्तों प्रकाश क्या है, अयांत्रिक तरंग है, इस प्रकार से गति करेगा। तो इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, ये दोस्तों यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पर फिर प्लस, यहाँ माइनस, इस प्रकार से ये क्या होगा, हमारा श्रृंग हो गया, आपने पढ़ा होगा। और ये भी क्या है, हमारा श्रृंग है और ये गर्त है और ये भी गर्त है। यदि मैं दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी लूँ तो ये क्या हो जाएगी, लैम्डा हो जाएगी। या दोस्तों मुझे ये दूरी नहीं लेनी है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी मैं ले सकता हूँ, तो ये भी लैम्डा हो जाएगी। तो इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, देखिए एक ये श्रृंग हो गया और ये श्रृंग हो गया, मैंने क्रम से लिया है। या दोस्तों ये गर्त है, ये भी गर्त है, तो मैंने इसको भी क्रम से लिया है। तो मैं इसके लिए क्या बोल सकता हूँ, यानी कि 2 क्रमागत ये जो श्रृंग है, श्रृंगों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। इसकी भले ही परिभाषा किसी अन्य बेस पे अलग हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मैं प्रकाश की चर्चा कर रहा हूँ तो प्रकाश के बेस में ही आपको बताऊंगा। या मुझे ऐसा नहीं बोलना है तो इसके लिए ये भी बोल सकता हूँ कि 2 क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तो इसके लिए मैं क्या लिख दूँ, 2 क्रमागत टेम से होने चाहिए, 2 क्रमागत श्रृंगों अथवा या दोस्तों गर्तों अथवा 2 क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, हमारी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तरंग दैर्ध्य क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। अब देखिए दोस्तों मैं इसके आवृत्ति के बारे में भी चर्चा करूँगा, यानी कि आवृत्ति क्या होता है। तो आवृत्ति के बारे में भी जान ले। वैसे भी दोस्तों आप आवृत्ति और आवर्तकाल के बारे में जानते हैं, लेकिन दोस्तों हम बारी बारी से इनकी चर्चा करते रहेंगे। जहां दोस्तों समझाने वाली बात आएगी मैं उसमें ज़्यादा समय दूंगा, और यहाँ पर दोस्तों
मैं समझता हूँ कि ये आप इन सभी चीज़ों से परिचय हैं, तो मैं उसमें ज़्यादा समय को नष्ट नहीं करूँगा। ये आप सब जानते हैं कि आवृत्ति क्या होती है और आवर्तकाल क्या होता है। तो जहाँ आवर्तकाल की चर्चा होगी तो वहाँ हम आवर्तकाल की भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर आवृत्ति की चर्चा होगी बार बार, तो हम आवृत्ति को भी देख रहे हैं, यानी कि प्रति सेकंड चक्रों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। तो इसके लिए हम दोस्तों आवृत्ति के बारे में भी जान लें, यानी कि अगली शब्दावली जो होगी वो क्या हो जाएगी, आवृत्ति। इसको किससे डिनोट करते हैं, तो न्यू से। इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि प्रति सेकंड क्या हो जाएगा, प्रति सेकंड चक्रों की संख्या, प्रति सेकंड चक्रों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आवृत्ति की क्या आवश्यकता पड़ गई। तो दोस्तों मैं एक फॉर्मूले को बताना चाहता हूँ, वहाँ पर आवृत्ति की दोस्तों चर्चा होगी, तो इस वजह से मैंने पहले से ही आवृत्ति के बारे में उचित बताना समझा, जो कि हम कह सकते हैं कि आवृत्ति बराबर क्या होता है कि जो निर्वात में प्रकाश का वेग होता है वो तरंग दैर्ध्य के अनुपात के बराबर होता है। ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा, यानी कि आवृत्ति न्यू बराबर निर्वात में प्रकाश का वेग, जिसको हम दोस्तों सी से डिनोट कर दें, निर्वात में प्रकाश का वेग अपॉन तरंग दैर्ध्य लैम्डा। तो इससे हमने एक फॉर्मूले को निकाला, यानी कि न्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी अपॉन लैम्डा। इसको दोस्तों याद रखना है। इस फॉर्मूले की मदद से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए अब हम दोस्तों प्रकाश की चाल के बारे में भी जान लें। तो दोस्तों यहीं से हम पक्षांतर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा दोस्तों एक दो पॉइंट मैं लिखूंगा, तो उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। क्या जानेंगे हम प्रकाश की चाल के बारे में, यानी कि प्रकाश की चाल। तो दोस्तों अभी हमने एक फॉर्मूला निकाला है, यानी कि आवृत्ति न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा, जो कि ये प्रकाश का वेग है और ये तरंग दैर्ध्य है और ये आवृत्ति है। तो यहाँ से हम प्रकाश की चाल निकाल सकते हैं। सी बराबर क्या हो जाएगा, न्यू इंटू लैम्डा। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम प्रकाश की चाल का अनुमान लगाएंगे। एक दोस्तों वैज्ञानिक हुए रोमर, उसने प्रकाश का वेग कितना बताया, तो उसको भी लिख लेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो किसने, रोमर ने प्रकाश किस में, ये निर्वात में बताया था। रोमर ने निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात दोस्तों किसको बोला जाता है, तो जहाँ पर कोई माध्यम नहीं होता है उसको निर्वात बोला जाता है। रोमन ने निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बताया था। तो इसको याद रख लेना है। अब दोस्तों इससे हमसे क्रम भी पूछा जाता है कि प्रकाश का वेग किस में अधिक होता है। इस प्रकार से ठोस, द्रव, गैस करके ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो दोस्तों मैं वो भी आपको लिखाना चाहता हूँ, यानी कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होगी, तो उसके बारे में भी दोस्तों जान लीजिए। प्रकाश की चाल
सर्वाधिक दोस्तों किस में होगी? निर्वात में। ये क्रम आपको याद रखना है। फिर इसके बाद फिर किस में होगी? तो गैस में होगी। फिर इसके बाद द्रव में होगी, द्रव में। फिर इसके बाद ठोस में होगी। तो ये दोस्तों क्रम पूछा जाता है यदि हमें क्रम याद रहता है। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे माने जाते हैं। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन हर कोई सही नहीं कर पाता, जिसको याद रहता है सिर्फ वही कर पाता है। तो दोस्तों हमको ध्वनि वाला रटा रहता है कि ध्वनि में प्रकाश का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है। इस प्रकार के ऑप्शनों में देखा जाए तो जो कि हम प्रकाश में भी लगा बैठते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। तो ध्वनि के लिए अलग है और प्रकाश के लिए अलग है। तो ऐसे क्वेश्चनों को याद रखना है। तो ये ध्वनि से जस्ट है, कुछ अपोजिट कह सकते हैं, पूरा तो नहीं बोल सकते हैं। अब दोस्तों हमने सिर्फ आज प्रकाश की कुछ शब्दावलियों के बारे में चर्चा की है। अब हम जब हमारी अगली क्लास होगी वो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित होगी। तो ये परावर्तन भी कुछ थोड़ा सा दोस्तों बड़ा चैप्टर होगा, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके नियम के बारे में चर्चा करेंगे, फिर अपवर्तन के बारे में। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अब हम दोस्तों छोटी छोटी ही क्लासें लेंगे, ज़्यादा लंबी लंबी क्लासें नहीं लेंगे। नहीं तो दोस्तों आप क्लास में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।